नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जो रहेगा वो है स्टॉप द अरेस्ट मैडनेस। अभी जो दो केसेस सामने आए हैं, एक तो आर्यन खान का और एक केस आया है एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन का अरेस्ट को लेकर के। तो इन दोनों केसेस को यहाँ पर हाईलाइट रखते हुए राइटर जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अभी अरेस्ट ज़्यादा किया जा रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बार एक इम्पॉर्टेंट थीम के बेसिस पे स्टेटमेंट आता रहता है कि अरेस्ट जो है, बेल है, वो तो देखो एक कॉमन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हो बेल जो है वो तो रूल होना चाहिए, जबकि जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए, पर जस्ट उलट होता हुआ दिखाई देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार देखेंगे कि राइटर अपनी तरफ से बता रहे हैं कि वाकई में जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 उसको हम कैसे अपहेल्ड कर सकते हैं आज के सिनेरियो में। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल ये है द यूरेशिया अपॉर्चुनिटी, कि इंडिया को यूरेशिया को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में आज इंडिया बिल्कुल ओपनली अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो उसी तरीके से यूरेशिया में भी इंडिया का पार्टिसिपेशन ओपन होना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम देखेंगे वो रहेगा द कनेक्टिविटी इफेक्ट, कि जो अभी नेशनल मास्टर प्लान, गति शक्ति प्लान जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इस प्लान को केवल हमें डोमेस्टिक इश्यूज तक या डोमेस्टिक बॉर्डर्स के मतलब विद इन बॉर्डर्स हमें ऑपरेट नहीं करने की ज़रूरत है। इसको और एक्सपेंड करके हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इनके साथ में हम इसको और अच्छे से एक्सपेंड करेंगे तो उसका फ़ायदा और मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए, 3 आर्टिकल्स है, तीनों को आप डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज द यूरेशियन अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर के अभी तक बहुत ज़्यादा इंडिया ने एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ओपन माइंडेडनेस के साथ में अपनी एंगेजमेंट शो नहीं की थी। पर अब रिसेंटली देखा जाए तो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया की डिप्लोमेसी एक्सटेंसिव होती चली जा रही है। और उसी एक्सटेंसिवनेस की ज़रूरत है यूरेशियन पॉलिसी में भी, कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में जहां हम एक मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, मतलब ओशन से रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स, दैट मीन्स अलग अलग कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप है जोग्राफिकली, राइट। तो उस चीज़ को हमें अब यूरेशिया की तरफ भी अगर देखें तो वहाँ पर इंडिया को अपनी कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी तैयार करने की ज़रूरत है और अपनी इन्वॉल्वमेंट देने की ज़रूरत है। अगर अभी तक देखें तो दिल्ली और अफगानिस्तान दोनों के बीच में बातचीत रही। इंडिया ने अपनी तरफ से सीलोज को ब्रेक किया और अफगानिस्तान में जो अभी करंट रिजीम आ गया तालिबान का, उसके साथ में इंडिया ने सीधी बात की है मॉस्को में। अभी मॉस्को फोरम की बात की जाए रिसेंट, तो उसी तरीके से अभी जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में यूरेशियन स्ट्रेटेजी बनाने की भी ज़रूरत है, जिसमें इंडिया को अपने खुद के जो कहते हैं ना कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो सिचुएशन थी और जो कंडीशंस थी वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें पता है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने इनवाइट किया है अपने काउंटर पार्ट्स को पाकिस्तान से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से, रशिया से, चाइना से। और बात है कि भाई यूएसए के विड्रॉल के बाद में अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन अभी बनी हुई है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने तो देखो डिक्लाइन कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और चाइना की तरफ से अभी तक इस तरीके का कोई सिग्नल आया नहीं है कि वो अटेंड करेंगे या फिर नहीं। पर पाकिस्तान की जो रिलेक्टेंस है ये तो बिल्कुल क्लियर एक चीज़ हमें समझाती है कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है उसको लेकर के पाकिस्तान कितना अनकंफर्टेबल है और पाकिस्तान के एक्टिविटीज़ की वजह से हमें कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये अपने आप में अफगानिस्तान के साथ में एंगेजमेंट को लेकर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने जिस तरीके से अपने गेट्स ओपन किए हैं बातचीत के लिए, उसी तरीके से अब यूरेशियन एक अपने आप में बहुत बड़ा एरिया, उसको हमें एक्सपेंड, उसी एरिया को हमें थोड़ा हमारी स्ट्रेटेजिकल जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें अब कवरेज लाना चाहिए उस एरिया के लिए भी। अभी तक तो देखो इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया में सेल्फ डाउट्स बहुत रहे थे, मतलब एक एकदम क्लियर कट एक होती है ना पॉलिसी मेकिंग कि हाँ जी वहाँ पर जाके हम एंगेज करेंगे,
हमारा जो रोल क्या रहने वाला है। जिस तरीके से आज क्वाड में या क्वाड्रिलेटरल फोरम में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ मिलकर के इंडिया पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक डिबेट में जितना अच्छे से ओपनली इंडिया अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, एग्जैक्टली वो की वो चीज़ ज़रूरत है कि एक यूनिलैटरल वे में या बायलैटरल वे में या मल्टीलैटरल या मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूरेशियन रीजन में भी हमारी एंगेजमेंट्स को एक्सपेंड करना चाहिए। फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि इंडो पैसिफिक हो या फिर यूरेशिया हो, यहाँ पर हमेशा से एक जब रीजन की कोई बात आती है तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक रीजन की, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। यूरेशिया दैट मीन्स यूरोप एंड एशिया, दोनों के बीच की। अब समस्या क्या कहाँ पर आ जाती है कि थोड़ा कॉमन कंसेंसस आए। जैसे कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, आप प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी की जो 11th वाली बुक है, हमें उसमें पता है कि यूरेशिया का जो वर्ड है, ये यूरेशियन वर्ड आता है कि जिसमें एक बड़ा सा अर्थ का लैंडमास है जो कि यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट को अपने ऊपर रखता है, राइट। तो वैसे तो पूरा एक कॉन्टिनेंट, पूरी एक लैंडमास है यूरेशियन प्लेट जिसको हम बोलते हैं, जिसके साथ में इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही है, इधर अफ्रीकन प्लेट कोलाइड कर रही है, राइट। और उधर दूसरी तरफ देखें तो पैसिफिक प्लेट के साथ में कॉलिजन हो रहा है। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि अर्थ का एक बड़ा लैंडमास है, ठीक है, ज्योग्राफिकली, जिसको हम यूरेशिया बोल देते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक और यूरेशिया, इस वाले रीजन से हम इनको डिफाइन कर देते हैं। हाँ जी, कि इंडो पैसिफिक की बात करो तो अफ्रीका की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से लेकर सेंट्रल पैसिफिक, और यूरेशिया की बात करें ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। तो ज्योग्राफिकली तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ जी यूरेशिया किसको बोला जाएगा, पर जब सवाल ये आए कि अलग अलग सेगमेंट्स में, तो जब तक ज्योग्राफी की बात होती है तब तक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है, पर जब मुद्दा पहुंच जाए पॉलिटिकल ज्योग्राफी में तब इशू थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला होना शुरू हो जाता है, जिसमें रशिया की डेफिनेशन अलग ही है, जिसमें रशिया यूरेशिया उसको बोलता है जो सोवियत यूनियन के टाइम पे जहां जहां पर भी ये रशिया की इन्फ्लुएंस हुआ करती थी, ठीक है ना, जो कि 1991 में कोलैप्स हो गया, पर अभी भी रशिया उसी तरीके की चीज अपनी तरफ से असर्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स रशिया जो है उसकी पॉलिटिकल क्लेम है यूरेशियन टर्म के बेसिस पे कि उसका जो नियर अब्रॉड है, मतलब जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, बोलो रशिया तो उसको मानता है। फिर इसके अलावा आप बात कर सकते हो दूसरे जो और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका ये मानना है, मतलब दूसरे जो की प्लेयर्स हैं उनका ये मानना है कि इनर एशिया और सेंट्रल एशिया जो है वो उसको बोलेंगे हम यूरेशिया। इसके अलावा मुस्लिम जनरल सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, उनके हिसाब से देखें तो वो यहाँ पर ये मानते हैं कि मिडिल ईस्ट का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है, इसलिए इसको ग्रेटर मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। अगर वेस्ट एशिया के कंट्रीज में हम देखें कि हाँ भाई उनके हिसाब से यूरेशिया का मतलब क्या है, तो पॉइंट क्या है कि अलग अलग ज्योग्राफिकली कनेक्टेड जो भी कंट्रीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती चली, मतलब अलग अलग डेफिनेशन है यूरेशिया की। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है कि हमारे लिए यूरेशिया क्या होगा। तो दिल्ली के लिए तो देखो यूरेशिया राइटर ये बता रहे हैं कि हमें ब्रॉडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन लेनी चाहिए। ब्रॉडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन का मतलब रशिया बोल रहा है ना, उस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज मान रहे हैं कि जी हमारे तरफ से तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट के तौर पे ही हम सेंट्रल एशिया को कंसिडर करते हैं और वही यूरेशिया है, तो उस चीज़ को आप पूरा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में लेकर के और फिर बाद में अपनी एंगेजमेंट्स शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे यूरेशिया, अब इनमें से चाहे रशिया वाली डेफिनेशन ले लो, चाहे जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनकी डेफिनेशन ले लो यूरेशिया की, वहाँ पर चाइना का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तो चाहे स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस के बेसिस पे देखो, इकोनॉमिक पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर पॉलिटिकली देखो, तो मतलब स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली चाइना अपनी पावर को, अपनी पकड़ को लगातार बढ़ाने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें जैसे कि साउथ एशिया की तरफ, जिसमें भूटान और इंडिया के साथ में बीजिंग अपनी मस्कुलर अप्रोच लगातार बढ़ाता चला है, दोनों के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यू है। इसके अलावा तजिकिस्तान जो कि
अफगानिस्तान जो कि चाइना के साथ में भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर भी अपनी पकड़ लगातार बना रहा है चाइना। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी जब से तालिबान का रिजीम आने का पूरा एक वो बना सिनेरियो, और जब से ये क्लियर हो गया कि यूएसए विड्रॉ कर रहा है, तब से चाइना जो है वो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाने में बिल्कुल भी कमी नहीं ला रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉपर वे में देखा जाए तो चाइना ने यूरेशियन रीजन में जिस तरीके से पकड़ बनाई है, वो हमें कहीं ना कहीं एक सिग्नल देती है कि हमें अब पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये हमें पता है, तो कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस डालने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता। तो इसी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि चाइना की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, सीधी की सीधी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में या यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर होती है ना। जबकि हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जो पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो बीच में एक बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से हम सीधा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये चीज़ हम एक बार मैप पे और देखते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर है मैप, देख सकते हो आप कि इंडिया अगर इन कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करना भी चाहे, अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें कि हाँ भाई यूरेशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, या फिर रशिया को भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये मान के चलो आप इस वाले एरिया को यूँ। अब इसमें ये पाकिस्तान बैरियर बनता है फिर इंडिया के लिए हमेशा, अगर फिजिकली देखा जाए तो इसके वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो इनके साथ में एंगेजमेंट्स की अगर बात करें तो एंगेजमेंट हम राइज कर रहे हैं, तो इसका रास्ता किधर से निकल सकता है। अब आप देखोगे तो चाइना के थ्रू तो इतना आसान रहेगा नहीं, तो फिर रास्ता निकलता है सऊदी अरब और ईरान से, ठीक है। क्योंकि मिडिल ईस्ट भी तो यही बोलता है ना कि भाई हमारा ही ये ग्रेटर मिडिल ईस्ट है, अगर इस एरिया की हम बात करें जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन रहती है, तो बोले सऊदी अरब और ईरान एक हमारे पास में ऑप्शन बचता है। राइटर आगे हमें ये सजेस्ट भी करेंगे, जानते हैं, आगे चलते हैं पेपर पे। इसके अलावा चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाहे वो सेंट्रल एशियन रीजन हो, चाहे रशिया हो, चाहे अटलांटिक रीजन हो, इवन यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन को सीधा चैलेंज कर रहा है चाइना, अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात की जाए तो, ठीक है। तो लगातार अपनी पकड़ को बनाने में चाइना जिस तरीके से सक्सेसफुल है, उसी तरीके से आज हमें इस चीज सिग्नल को अंडरस्टैंड करना है। इसी के अलावा आज रशिया है, वो तो देखो कहीं ना कहीं अपना बैलेंस बना करके सेटल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर दूसरी तरफ चाइना है, वो अपनी पकड़ भी बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहता। वैसे तो हमें पता है कि रशिया का रिलेशन यूरोप के साथ में कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अनमैनेजेबल कंडीशन में चलता रहता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स कंटिन्यू हैं। पर मॉस्को जो है वो अभी अपनी रिलायंस को, अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको यूरोप की बजाय अब ज़्यादा बीजिंग की तरफ इसीलिए ला रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका दोनों मिलकर के रशिया के साथ में डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने में सक्सेसफुल नहीं है। तो फिर बाद में मॉस्को, दैट मीन्स रशिया के लिए बीजिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो ये भी एक यूरेशियन कंट्री ही है, इसकी डिपेंडेंस भी लगातार चाइना के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसके आगे देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन की जब बात आती है तो चाइना और रशिया दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, दोनों ऑब्जेक्ट करते हैं क्वाड को, ठीक है। अब यूएसए ने अफगानिस्तान से जैसे विड्रॉ किया, तो इन दोनों कंट्रीज ने, रशिया ने और चाइना ने मिलकर के और अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है अफगानिस्तान की सॉइल पे, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी, उसमें भी एक रीओरिएंटेशन हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी पिछले 20 सालों की बात करें, जब से ये यूएसए की मिलिट्री विड्रॉवल होनी शुरू हुई 1 सितंबर से, तब तक 2001 से लेकर तब तक की बात करें तो लगभग 20 साल के पूरे टेन्योर में यूएसए की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी अफगानिस्तान में। तो रही सही में जो दूसरे रीजन्स है वहाँ पर यूएस इतना अपना फोकस नहीं रख पाया। तो इसके लिए अब क्या किया यूएसए ने कि अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को सही तरीके से नए मैनर में, नए ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिप्लॉयमेंट करने के लिए यूएसए की मिलिट्री को वहाँ से विड्रॉ कराया। तो आज वॉशिंगटन देखो या ब्रसल्स का मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन, राइट। तो चाहे यूएसए की बात करो, चाहे वॉशिंगटन की यूरोपियन यूनियन की बात करो, उनके लिए अब जो इंपॉर्टेंट डिबेट है वो ये कि ट्रांस अटलांटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मैनेज किया जाए। क्या उनके मतलब दोनों के बीच में एक नई अंडरस्टैंडिंग लेकर के आना कि अटलांटिक ओशन की दोनों तरफ देखो, एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ अमेरिकाज है, तो उनके बीच में कैसे बैलेंस बने। तो इसके लिए क्या है कि यूरोप भी है, वो भी अपनी कलेक्टिव डिफेंस के लिए आगे आए,
क्योंकि एक तरीका तो क्या होता है, बर्डन शेयरिंग, कि जहां पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी लें और वहां पर यूएसए का भी रोल रहे, जैसे कि नेटो का हम देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो है। या फिर यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दी जाए कि भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने अफेयर्स को, एक्सटर्नल अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज करो। तो इनके बीच में ये नई नेगोशिएशन चल रही है। इसके आगे यूरोपियन यूरेशियन रीजन की अगर बात करें तो वहां पर भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल प्ले कर सकते हैं यूरोप और अमेरिका, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। तो ऐसे में हर एक जगह पे जिस तरीके से यूएस की बात करें, जिस तरीके से यूरोप की बात करें, ये दोनों अपनी तरफ से रीओरिएंट कर रहे हैं अपने आप को कि कैसे हम यूरेशियन रीजन को टैकल कर सकते हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए। इसी तरीके से इंडिया को भी अपनी यूरेशियन स्ट्रेटेजी तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, कई दशकों की अगर बात करें पिछले दशकों में, तो इंडिया ने ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट एंशिएंट टाइम पर रही हुई है यूरेशियन रीजन से। देखो, बुद्धिस्ट एरा की बात करें तो संघ और श्रेणी, इनके चलते क्या होता था, मूवमेंट बहुत था, कोलैबोरेशन बहुत था। यूरेशियन रीजन की बात करो या फिर हमारे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, पर आज के टाइम पे आपको पता है कि सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं वो है पाकिस्तान। इसके आगे अगर देखें, इंडिया की एंगेजमेंट जो थी यूरेशिया के साथ में, वो इनवर्ड ओरिएंटेशन में कब मूव होना शुरू हो जाती है, मतलब यूरेशिया के साथ में एंगेजमेंट को हमने कब कम करना शुरू कर दिया था, वो टाइम था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि हमें पता है कि जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पर, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ते हैं कि जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम पर यूरेशियन रीजन में रशिया की पकड़ अच्छी खासी थी, और रशिया और ब्रिटेन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे खासे नहीं थे, ठीक रिलेशन नहीं थे। तो उस केस में सेंट्रल एशिया में रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के चलते या फिर उसके इन्फ्लुएंस को कैसे भी बैलेंस करने के चलते ब्रिटेन ने अपनी जो फ्रंटियर्स है वो ज़्यादा ओपन नहीं की सेंट्रल एशियन रीजन में, और करने की कोशिश भी की तो सबसे बड़ा चैलेंज वहां पर क्या था, रशिया। तो जब 19th और 20th सेंचुरी की शुरुआत की टाइम की बात करें तो ग्रेट गेम्स, मतलब सेंट्रल एशिया को कैप्चर करने की कोशिशें करने में रशिया और ब्रिटेन जब आमने सामने थे तो ब्रिटेन ने अपने आप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कन्फाइन कर लिया और बफर स्टेट के तौर पे अफगानिस्तान जैसे स्टेट्स को तैयार किया था। ठीक है ना। तो इस केस में क्या आ जाता है कि इंडिया जो है जब अनडिवाइडेड हुआ करता था, पार्टीशन से पहले की अगर बात करें, तब तो देखो सीधा सेंट्रल एशिया से ज्योग्राफिकली जियोपॉलिटिकली कनेक्शन था, पर उस टाइम पर डर था कि कहीं रशिया इन्वेड ना कर दे। पर जैसे ही पार्टीशन हो गया तो आज सबसे बड़ी सरदर्दी पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान एक बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हम सेंट्रल एशिया या फिर यूरेशियन कंट्रीज के साथ में हमारे एंगेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम क्या करें जिसके चलते हमारी यूरेशियन पॉलिसी है वो प्रॉपरली बन सके या फिर यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स में हमारा पार्टिसिपेशन हो सके। तो इसके लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं एक तो अमेरिका और एक है यूरोप। इनके साथ में हम प्रॉपर एंगेजमेंट रखेंगे और साथ में इन्हीं के कन्वर्जेंस के बेसिस पे आगे चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहला तरीका। इसके आगे जो मॉस्को है, रशिया है, उसके साथ में भी एंगेजमेंट रखी जा सकती है। तो राइटर यहां पर 3 एलिमेंट बता रहे हैं, 3 तरीके बता रहे हैं कि कैसे हम हमारी एंगेजमेंट यूरेशिया के साथ में बढ़ा सकते हैं, हमारा जो रोल है वहां पर बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया कि इंडिया को अपनी एक कॉन्टिनेंटल कैलकुलस में अब यूरोप को भी कंसिडर करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में हमने अमेरिका के साथ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, ठीक है, बाकी जापान ऑस्ट्रेलिया ये है ही जिसकी बेसिस पे हमने कॉर्ड स्टैब्लिश करवाया, तो वो सारी चीज़ें जब हमने देखी तो एक ओशियन के बेसिस पे, बड़े बड़े ओशियंस के बेसिस पे हमने एंगेजमेंट रखी है मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमें हमारे कॉन्टिनेंटल कैलकुलस में यूरोप को कंसिडर करना चाहिए। इंडिपेंडेंस से पहले की बात करो तो इंडियन नेशनलिस्ट कितने लोग अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में गए और वहां पर उन यूरोपियन कंट्रीज की हेल्प ली कि भाई हमें कैसे भी करके ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से छुटकारा मिल सके। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी रिलेशनशिप मॉस्को के साथ बढ़ी और इंडिया ने यूरोप के साथ में जो स्ट्रेटेजिक एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकती थी उसको हमने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि यूरोप जो था, यूरोप यहाँ पर अगर बात आ रहा है तो वेस्टर्न यूरोप समझे आप, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप जो था वो मॉस्को के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं थे क्योंकि कोल्ड वॉर रहा था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में।
तो अभी का टाइम क्या है कि हमें ब्रसल्स या फिर हम कह सकते हैं ब्रसल्स के साथ एंगेज करके यूरेशियन सिक्योरिटी में रोल प्ले कर सकते हैं और अमेरिका के साथ में भी। इसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का जहां पर हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये दोनों ब्रसल्स के एरिया में, अब बेल्जियम में। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, बोले इंडिया को भी अपनी तरफ से एक मिलिट्री ऑफिस ओपन कर देना चाहिए वहां पर, एक डेडिकेटेड मिलिट्री ऑफिस, जिससे कि हम क्लोज एंगेजमेंट इंश्योर कर सके। और इस चीज में हम देखें तो यूरेशियन रीजन में अगर हम रशिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू करें तो वहां पर रशिया को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज सेकंड, अगर क्योंकि वहां पर यूरेशियन रीजन में रशिया को क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके पीछे भी हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि चाइनीज डोमिनेंस बढ़ रही है। हमने देखा ना अभी प्रीवियसली इसी आर्टिकल में कि चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना भी तो एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो रही है ना रशिया के लिए, उसी चीज के लिए। फिर इसके अलावा डायलॉग हम रशिया के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। और इंडो रशियन डिफरेंसेस है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो देखो कॉर्ड को लेकर के रशिया अपनी तरफ से पूरा क्लियर है कि हाँ ये बिल्कुल गलत कंसिडर किया जाता है। पर अफगानिस्तान वाले मुद्दे पे, यूरेशियन इशू पे, इनके ऊपर हम कहीं ना कहीं कॉपरेशन ला सकते हैं रशिया के साथ में। तीसरी अगर बात करें तो इंडिया को पर्शिया और अरबिया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, पर्शिया का मतलब हो गया ईरान, अरबिया का मतलब हो गया जो अरब गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारी एंगेजमेंट, क्योंकि इनका मानना क्या है कि जो यूरेशियन रीजन है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी के लोग वहां पर ज़्यादा है, तो बोले ये तो ग्रेटर मिडल ईस्ट है, तो इनके थ्रू हम वहां पर हमारी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो गल्फ कैपिटल जो है वो देखो इस चीज़ को लेकर के रेडी भी हो सकती है। वजह क्योंकि सेंट्रल एशिया में या फिर यूरेशियन रीजन में टर्की अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ अलायंस बना करके और लगातार अपनी पकड़ बना रहा है, तो यही चीज़ दिल्ली भी तो कर सकता है ना, कि जो टर्की की इमरजेंसी की वजह से जो टेंशन में आ रहे हैं यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, तो बोलो इनको भी साथ में लेकर के हम हमारी एंगेजमेंट कर सकते हैं आगे यूरेशियन रीजन में। तो इंडिया को देखो बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका यूरोप है, दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान है, और तीसरी तरफ अरब गल्फ कंट्रीज हैं। इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारा है, पर हमें बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने से पहले इन तीनों ग्रुप्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमें कारण नहीं बनने देना चाहिए कि इंडिया है वो यूरेशियन रीजन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो करंटली अगर देखें तो यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स है ना, वो अब देखो धीरे धीरे करंट कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, मतलब करंट कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स को लेकर ये तीनों ग्रुप्स में, ये धीरे धीरे डाउन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। तो ऐसे में हमें ग्रेटर एक्टिविज्म दिखाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ओपन है और यूरेशियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू है अपनी तरफ से एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। और इसका लिए हमारे पास में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म में भी हमारी मेंबरशिप है। ठीक है, वो बात ठीक है कि वहां पर चाइना अपनी डोमिनेंस बना के रखता है, पर रशिया भी तो अपने पास में अवेलेबल है ना, रशिया के साथ में भी हमारे एंगेजमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि सेकेंड ऑप्शन हमने देख लिया। तो 3 सजेशन दिए गए हैं राइटर के द्वारा पूरा सिनेरियो समझाने के बाद में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द कनेक्टिविटी इफेक्ट। आर्टिकल को देखो यहां पर लिखा है कॉन्स्टेंटिनो जेवियर एंड रिया सिन्हा ने। देखो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम किया जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के हिसाब से सीधा सा उसमें स्टेटमेंट था कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी में कम से कम $1.5 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब जाकर के इंडिया 2024-25 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगी। वैसे तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, पर हाँ 100 लाख करोड़ रुपए तक का ये जो प्लान है ये भी कम कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा आने वाले टाइम पे। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बूस्ट मिलेगा तो इसका इफेक्ट हमें पूरी इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। पर सवाल ये है कि हम यहाँ पर रीजनल या ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ में अगर हमारी डोमेस्टिक एफर्ट्स को अगर इंटीग्रेट करके चलें तो हमें ज़्यादा आउटकम मिलेगा। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेटेड मैनर में अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, ना कि डोमेस्टिक एफर्ट्स।
इसके लिए बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम गति शक्ति प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके देखो 3 मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला तो डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें मतलब डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाए, इसके लिए 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए नई टेक्नोलॉजीज तैयार करना, जिससे कि यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट लेवल की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जा सके, पहला प्लेटफॉर्म। दूसरा जो कंपोनेंट है इस गति शक्ति प्रोग्राम का, वो है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट को प्रमोट करना। मल्टी मॉडल का मतलब रोड, रेलवेज या फिर आप कह सकते हो वाटरवेज। इससे क्या होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन एकदम एफिशिएंट होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी तो वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। और जब खर्च लागत कम आएगी तो सीधी सी बात है कंज्यूमर को भी इतने नुकसान नहीं होंगे। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है, चाहे वो गांवों की बात करो या बॉर्डर एरियाज की बात करो। तो दूसरा हो गया मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जा सके। थर्ड कंपोनेंट है कि एक एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग टूल तैयार करना। इसमें क्या होगा, डेटा इकट्ठा होगा और डेटा को फिर बाद में प्रॉपर एनालिसिस करके और फिर बाद में ये डिसीजन लेना कि हमें इन्वेस्टमेंट कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किस रीजन में ज्यादा देना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो की इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पे रखते हुए फिर काम किया जाएगा। दैट मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में काम करना। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे और पैसा अट्रैक्ट होकर के आएगा। तो ये 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है गति शक्ति प्रोग्राम। तो ऐसे में एक तरीका तो क्या है कि गति शक्ति प्लान जो है, इसमें हम कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी का एंगल है वो अगर ऐड कर देंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर ज्योग्राफिकली इंटीग्रेशन की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनके साथ में हमारी विसिनिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी अच्छी खासी है। और इसके अलावा अगर बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के थ्रू क्रॉस करते जाएं तो मालदीव्स इधर देख लो, अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में, और उधर आप देख सकते हो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में भी हमारी एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। और इसी चीज में गति शक्ति प्लान को ही एक इंटरनेशनल सेगमेंट के तौर पे हम नई डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें हमारे जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे रोड में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जो भी, या फिर इनलैंड वाटरवेज में इन्वेस्टमेंट हो, या फिर नए कस्टम प्रोसीजर जिसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का, ये आपने देखा होगा कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को परेशानी का सामना ज़्यादा ना करना पड़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है, सिंगल विंडो कस्टम सिस्टम तैयार किया गया है कि ज़्यादा वहाँ पर पेपर वर्क ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाए। तो इससे एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो बोला इसी चीज़ को हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नेबर्स भी है ना, वो भी इंडिया की तरफ बहुत आशा की, एक कहते हैं ना कि एक एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि इंडिया के साथ में एंगेजमेंट होगी तो वहाँ पर हम भी हमारा ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट हम कंसिडर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल छोटा सा बताया जा रहा है नेपाल से, कि नेपाल ने 2020 में जितना अपना एक्सपोर्ट किया था ना, उसका 65% तो इंडिया के थ्रू हुआ है। जबकि आप देख सकते हो कि 2015 से इंडिया और नेपाल के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे, उसके बावजूद ट्रेड जो है, चाइना ने नेपाल के लिए अपने पोर्ट्स ओपन किए हैं, उसके बावजूद है वो नेपाल का ट्रेड अभी तक भी मेनली इंडिया के थ्रू ही होता है। तो जब नेपाल और इंडिया के बीच में इतनी एंगेजमेंट है इकोनॉमिकली, और हम इसी इकोनॉमिकली हमारी इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो नेपाल और इंडिया दोनों बैठ करके अगर प्लान करें कि हाँ जी बॉर्डर एरियाज में जो भी गैप्स हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, तो कितनी एफिशिएंसी के साथ में काम हो सकता है। देखो, इंडियन कनेक्टिविटी इनिशिएटिव की जितने भी शुरुआत ली गई है ना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका बेनिफिट नेपाल को बहुत मिला है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कार्गोज की बात, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की बात करो, नई रेलवे या फिर रोड रूट्स की बात करो, या फिर बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है उसकी मॉडर्नाइजेशन से लेकर के बात करो, या फिर फर्स्ट एवर बाइलेटरल पेट्रोलियम पाइपलाइन जो स्टैब्लिश की गई उसकी बात कर लो। हर एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि एंगेजमेंट जो है वो इंडिया नेपाल के बीच में बहुत बड़ी है। इसके लिए आप देख सकते हो कि नेपाल का जितना टोटल ट्रेड ट्रांजिट हुआ है उसका 98% तो इंडिया के थ्रू हुआ है। 65 नहीं 98 कर लेना उसको, ठीक है, 69 नहीं 98%, ठीक है।
तो जितना भी लेन देन हुआ है नेपाल का इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, उसका 98% तो इंडिया के थ्रू ही हुआ है। इसके अलावा नेपाल का इंडिया के साथ में ट्रेड, नेपाल के टोटल ट्रेड का 65% है। अब आप देखो कि कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट है हमारे साथ में नेपाल की, जबकि चाइना अपनी पकड़ वहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या किया जाए, तो एक इस तरीके का काम हो जिसमें कि इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर प्रॉपर एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन हो जिसकी वजह से जो डिलेज होते हैं बॉर्डर क्रॉस करने में, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही मेन चीज़ है कि देखो, जो सस्ती चीज़ नेपाल में मिले, जो सस्ती चीज़ इंडिया में मिले, उसका फ़ायदा एक दूसरे के जनता को अगर हो तो वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 2019 की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ में अच्छा खासा एक लिंकिंग देखने को मिली असम वाले एरिया के थ्रू। ठीक है, भूटान भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है असम से और बांग्लादेश में अपनी बॉर्डर शेयर करता है असम से। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा लेन देन हुआ है इंडिया और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में। इसी तरीके से मालदीव्स के साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं। आप देखो, अभी रिसेंटली ही कार्गो शुरू किए गए हैं, न्यू कार्गो फेरी वो शुरू किए गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का लाना ले जाना पॉसिबल हो सके मालदीव्स और इंडिया के बीच में। इसके अलावा साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसमें इंडिया जो है वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंश्योर करना चाह रहा है बे ऑफ बंगाल के थ्रू। इससे फ़ायदा क्या होगा, बे ऑफ बंगाल के थ्रू हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन से भी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिसमें रेल हो गया, पोर्ट हो गया, शिपिंग सिस्टम हो गया, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब हम इतना इधर कुछ इतना कर रहे हैं, एंगेजमेंट हमारी कम नहीं है हमारे पड़ोसी देशों के, केवल एक पाकिस्तान ही तो सरदर्दी है ना, बाकी तो सबके साथ में रिलेशन, इकोनॉमिकली हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू है ही। तो जो डोमेस्टिकली जो प्लान तैयार किया गया है, गति शक्ति प्लान, बोले उसी चीज़ को हम इंटरनेशनल हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ में रिलेशन को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में इंडिया केवल इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि हाँ जी हमने डोमेस्टिकली प्लान बनाया और उसका फिर स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलेगा कि हाँ अपने आप ही फिर दूसरे देशों के साथ में हमारे एंगेजमेंट मतलब इंक्रीज होने लग जाएगी। हमें एक कनेक्टिविटी प्लान भी बनाने की ज़रूरत है जिसमें एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो। दैट मीन्स डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट हमारी है ही इनके साथ में, और क्यों ना हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ा लें, चाहे वो केवल साउथ एशिया से नहीं, हम साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशियन रीजन के अलग अलग कंट्रीज जो हमारे से बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है उनके साथ में हमारी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे क्रॉस बॉर्डर रेलवेज की बात करें या फिर बॉर्डर एरियाज में जो चेक पोस्ट हैं उनकी बात करें, या फिर एक तरफ बांग्लादेश है एक तरफ इंडिया है, तो दोनों में जो कस्टम के लिए आपने सिस्टम अडॉप्ट कर रखे हैं वो कॉमन कस्टम सिस्टम यूज किया जा सकता है। इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो लिमिटेड, आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं दूसरे रीजनल पार्टनर्स और जो नेबर्स हैं उनके साथ में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बताते हैं कि कनेक्टिविटी के टाइम पे चेक पोस्ट जो हैं, ठीक है, जैसे इंडिया बांग्लादेश की हम बात करें तो हमारे जो बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट है उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब नाम तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है पर यहाँ पर मुश्किलें बहुत हैं। कैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि आईसीपीस, ठीक है, वो पेट्रापोल वाले एरिया में बांग्लादेश के साथ में जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहां पर बोले लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और क्लियरेंस लेने के लिए। अगर वहां पर बांग्लादेश का जो चेक पोस्ट वाला सिस्टम है वो और इंडिया वाला चेक पोस्ट का सिस्टम है वो, अगर दोनों को एक कॉमन डिजिटल सिस्टम पे अगर ला दिया जाए तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाए कि हाँ जी हमारी तरफ से ये इतने ट्रक्स आ रहे हैं, इन ट्रक्स की ये डिटेल है, और वो डिटेल बांग्लादेश को आप ट्रांसफ़र कर दो, तो फिर वो एक बार तो इंडियन चेक पोस्ट से अप्रूवल लिया, फिर बांग्लादेश की चेक पोस्ट से अप्रूवल लिया, जबकि यहाँ पर बॉर्डर है। तो इसकी बजाय अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर शेयर कर दी जाए इनके बीच में तो कितना आसान होगा कि जो ट्रेड है वो कितना स्मूथली हो पाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपरली इंडिया ने इसके लिए प्रॉपरली अपने दोनों को साथ में मिलके काम करना चाहिए। यही चीज़ नेपाल पे अप्लाई कर दो इंडिया के साथ में, यही भूटान पे, यही आप श्रीलंका पे, यही म्यांमार में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो इंडिया ने रिसेंटली एक ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स
रॉयटर इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, इस कन्वेंशन को, पर इस कन्वेंशन में हमारे किसी दूसरे नेबरिंग कंट्री ने पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया। तो हमने तो हमारी तरफ से ये ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नए कन्वेंशंस को ज्वाइन कर लिया, पर दूसरी तरफ नेबरिंग कंट्री अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर बाद में इंटरनेशनल ट्रेड जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ में वो कैसे स्मूथ हो पाएगा। तो इसके लिए देखो राइटर्स जो हैं वो 3 सजेशन दे रहे हैं, वो तीनों सजेशन देखते हैं कि कैसे हम गति शक्ति प्लान को मैक्सिमम इफेक्ट में ला सकते हैं। पहला तरीका, अपनी बायलैटरल कंसल्टेशन को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है हमारे नेबर्स के साथ में, जिससे क्या है कि हमें इस चीज़ का पता पड़ पाएगा, हम इस चीज़ को आइडिया लगा पाएंगे कि कितने कौन कौन से सिनेरियोज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर के एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है, जिसमें टेक्निकल बेसिस पे भी देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन लाया जा सकता है, एक हार्मोनाइज सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड को राइज कर सकते हैं। इसके लिए डिप्लोमेटिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। दोनों कंट्रीज जिनके साथ में भी हमारे नेबर्स के साथ में हमारी एंगेजमेंट करना चाहे उनके साथ में हमारी प्रॉपर एंगेजमेंट हो। इसके आगे अगर देखें, सेकंड जो तरीका है वो ये कि इंडिया ने देखो सार्क को छोड़ दिया, आजकल ठंडे बस्ते में पड़ा है, मीटिंग ही नहीं होती है, हमें पता है इस चीज़ की। जो साउथ एशियन जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए ग्रुप 1985 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बट आप कह सकते हो वर्ल्ड के सबसे बड़े फेलियर्स में से एक है सार्क, ठीक है ना। तो ऐसे में 2000 के टाइम पे 2000s में एक रीजनल इंटीग्रेशन प्लान तैयार किया था सार्क का, वो भी बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो इसके बाद में अब दिल्ली ने अपनी जो ट्रेजेक्ट्री, अपना जो टारगेट है वो शिफ्ट कर लिया ईस्टवर्ड। अब ईस्टवर्ड में भी हम कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें हमारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा सार्क के 4 कंट्रीज ने मिलकर के BBIN एक प्रोग्राम तैयार कर रखा है, वो भी प्रोग्रेस अच्छी खासी कर रहा है। तो क्यों ना हम इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स का भी यूज करें, जिससे कि ये जो अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है इसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकें। इसके लिए एक तो स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर हो, और बायलैटरल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी हमारे बीच में ट्रेड को लेकर के जो आप कह सकते हैं कस्टम ड्यूटीज़ या फिर हमारी जो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स जो लगे रहते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में हम लगाते हैं या फिर वो हमारे प्रोडक्ट पे लगाते हैं, तो उसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है बातचीत करके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। तो सार्क अगर ऑप्शन नहीं है तो बिम्स्टेक और BBIN तो ऑप्शन अवेलेबल है ना, इस पे भी काम किया जा सकता है। और तीसरा सजेशन राइटर्स दे रहे हैं कि देखो गति शक्ति प्लान जो है इसके ऊपर एक्सटर्नल इम्पैक्ट अगर हम लाना चाहते हैं प्रॉपर, तो देखो हमें कॉपरेट तो करना ही होगा ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में भी, ठीक है ना। अब आज इंडो पैसिफिक रीजन में हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ भी आगे पुश करें। इसके लिए देखो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या बहुत सारे इंटरनेशनल की प्लेयर्स पार्टिसिपेशन भी देना चाहते हैं, और वो दे भी रहे हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, इन सब की एंगेजमेंट भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि इनकी एंगेजमेंट के चलते हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। इसके लिए एक ऑप्शन है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दूसरा है एनवायरमेंटल कंसर्न, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। इन सारी चीज़ों में अगर हम एंगेजमेंट आसपास के कंट्रीज़ के साथ प्रॉपर रखें, साथ में टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करें, तो इसका फ़ायदा देखो गति शक्ति प्लान को मिलेगा, और इसका डेफिनेटली इंडिया को जो डेवलपमेंटल टारगेट हमने दिया हुआ है ना वो हम अचीव कर पाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि गति शक्ति प्लान जो है अभी तक हमने जिस तरीके से इंटीग्रेशन मिनिस्ट्रीज़ में या फेडरल स्ट्रक्चर में एक इंटीग्रेशन लाने की बात की है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जल्दी से जल्दी और क्विकली बूस्ट कर सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, वही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल थे, दोनों तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टॉप द अरेस्ट मैडनेस। आर्टिकल को लिखा गया है अरविंद P. दातार के द्वारा। देखो अभी फिलहाल 2 अरेस्ट के केसेस आए हैं, एक तो आपको आर्यन खान वाला पता ही है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन है ना, उनका भी अरेस्ट अभी देखने को मिला था राजस्थान पुलिस के द्वारा, और जेल में डालना एक कॉमन चीज़ अभी देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी रिसेंटली फादर स्टैन स्वामी जिनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, 84 ईयर्स इंडिविजुअल, उनको भी जेल में डाल दिया गया था।
इसके अलावा सिद्दीकी, कप्पन, रिया चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लिस्ट बना लो, लंबी सारी लिस्ट है। तो सवाल ये है कि क्या हर एक डेमोक्रेसी जहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है वहां पर अरेस्ट करना एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है क्या? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। जहां पर भी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वहां पर इतने ज्यादा अरेस्ट नहीं होते जितने अभी करंटली इंडिया में हो रहे हैं। ऐसी भी बहुत सारी डेमोक्रेसीज है जहां पर अरेस्ट की बजाय रिफॉर्मेशन, चेंजेस ला करके भी सिस्टम को एफिशिएंटली कंडक्ट कराने में सक्सेसफुल हो रही हैं बहुत सारी डेमोक्रेसीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सा क्या कहता है, क्लियरली अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता है लॉफ्टीली कि भाई कि किसी भी पर्सन को हम डिप्राइव नहीं करेंगे उसकी पर्सनल लिबर्टी को, कि हाँ भाई वो अपनी खुद की स्वतंत्रता या राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं उससे छीनी जाएगी। हाँ, एक मुद्दा रहेगा, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, दैट मीन्स अगर कानून के तहत देखा जाए और कानून को पार्लियामेंट ने पारित किया और जुडिशरी ने अपहेल्ड कर दिया और उस कानून के तहत अगर किसी की एक्टिविटीज को आप रोकने की कोशिश करो तो एक बात ठीक है। पर अगर आपके पास में कानून नहीं है और कानून आपका इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी के लिए, किसी का आर्टिकल 21 आप राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, इन दोनों को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो तो वो फिर अपहेल्ड नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपीटेड डायरेक्शन में क्या कहा है कि बेल तो है वो रूल होना चाहिए कि अगर किसी का अरेस्ट हो भी गया है तो आप उसको बेल तो दे दो। दूसरा, जेल है वो एक्सेप्शन होना चाहिए। अगर जेल में डालना है किसी को तो आप रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जाना चाहिए, मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में किसी को आप जेल में डालो। तो सवाल यहां पर यह आ जाता है कि इतनी ट्रायल, इतनी सारी मतलब प्रोसीडिंग्स होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी जेल में ही बीत जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही चीज कही है। फिर राइटर ये बोल रहे हैं कि ये तो आर्यन खान जो है वो एक आम आदमी नहीं थे, नहीं तो पता नहीं कितने सालों बाद में उनको हाई कोर्ट तक पहुंचना होता। ठीक है, पॉइंट यहां पर क्या आता है मेन, कि देखो सब अपनी जगह पे जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो काम तो कर रहा है, दैट्स ओके। पर सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल को जब आप अरेस्ट करते हो, जेल में डालते हो, और जबकि आपके पास में कोई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो उस इंडिविजुअल की जो रेपुटेशन है ना उस पर सीधा इम्पैक्ट जाता है। उसको करेक्ट करना जरूरी है। और हमारे यहाँ पर बेल तो तब मिलती है जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच जाए। तो इसके लिए हमें बहुत सही काम करने की जरूरत है। अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो ये बात ठीक है कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर डाउट हुआ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, कि एक अक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्ट है, उसको हम एक बार तो पकड़ना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे जरूरी का मतलब कि एक कम्युनिटी एज अ होल देखा जाए तो कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए तो हमें अरेस्ट करना पड़ता है, हमारे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पर सवाल यह है कि उस सस्पेक्ट के ऊपर जब तक आपके पास में कोई सॉलिड एविडेंस अवेलेबल नहीं है उसके अगेंस्ट में, तब तक आप उसको क्या जेल में ही रखोगे? वो एक सवाल बहुत बड़ा है, उसको करेक्ट करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल बनाने से क्या फायदा होगा कि जमानत दी ही नहीं जाएगी। इसकी वजह से तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो लगातार गिरता चला जाएगा, और जब पब्लिक का इंटरेस्ट ही डाउन हो रहा है तो फिर आप प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हो, है कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे एक्ट हमारे पास में एक्ट है और उनके सेक्शंस हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसमें सेक्शन 45 है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, इसमें सेक्शन 45 है। उसमें यह है स्टेटमेंट कि जज को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि हाँ कोई रीजनेबल एविडेंसेस अवेलेबल हैं और उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे उस इंडिविजुअल को एक ऑफेंडर या फिर अक्यूज्ड को एक कन्विक्ट करने के लिए उनके पास में प्रॉपर एक एविडेंस ना मिले, तब तक उस अक्यूज्ड को गिल्टी ना बताया जाए, ठीक है। अब सवाल यह है कि किसी भी ऑफेंस को आप किसी भी इंडिविजुअल को गिल्टी मानोगे कि नहीं मानोगे, वहां पर भी जजेस को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। वही बात है, एविडेंसेस बिल्कुल वेग हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब अनक्लियर एविडेंसेस के बेसिस पे जज भी कंफ्यूजन में रहता है कि जिस तरीके से कैप्चर हुआ, आर्यन खान के केस की बात करें, जिस तरीके से कैप्चर हुआ तो सिचुएशन तो ये कहती है कि बिल्कुल वहां पर इन्वॉल्व होगा, पर जब एविडेंसेस की बात आई तो एविडेंसेस वहां पर क्या हो गए, थोड़े से मिस हो गए। अब इस केस में क्या हो जाता है कि दूसरे एक्ट्स की बात भी कर लो, नार्कोटिक्स ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट है,
1985, या फिर यूएपीए एक्ट है 1967 का, इनमें भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि केसेस में क्लैरिटी नहीं आने की वजह से एक इंडिविजुअल इनोसेंट है कि गिल्टी है, इस चीज को जज करने में एक जज को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और जज जब तक एकदम क्लियर नहीं होता है उसके लिए फिर बाद में वो एक ही चीज सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी बेल हम ग्रांट नहीं करेंगे, इसको एक बार जेल में ही रखो। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, जो डाउट हुआ, जो कंफ्यूजन हुआ, जो अनक्लैरिटी आई, उसका नुकसान किसको हो गया, उस पर्टिकुलर सस्पेक्ट को या फिर अक्यूज्ड को, जिसके अगेंस्ट में अभी तक गिल्टी है कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ, पर वो डाउट की वजह से उसको फिर जेल में ही रखा जाएगा। तो एक अर्जेंट नीड है कि हमारे यहां पर जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड लॉज हैं उनमें प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए जाएं। इसके अलावा जो भी बेल एक बार ऑर्डर दे दी गई उसके बावजूद भी बेल पर छोड़ने में जो डिले हो रहा है उसको करेक्ट करना चाहिए। तो तीन चीजें यहां पर आ गई। पहली चीज तो ये आ गई कि जो लॉज में जो चीजें भी डिफाइन की हुई हैं, जिनके बेसिस पे भी जजेस को डिसीजन लेना होता है, जिन भी सेक्शंस के बेसिस पे कि हाँ जी कोई भी गिल्टी है या नहीं है, तो उस गिल्टी है या नहीं है वाले सेक्शन को हमें और थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें डाउट का हर्जाना भुगतना पड़ता है किसको, जिस इंडिविजुअल को पकड़ा गया है। उसके ऊपर फिर मुद्दा पूरा का पूरा लोड आ जाता है कि वो अपनी इनोसेंस को शो करे कि हाँ मैं निर्दोष हूं। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे यहां पर जो कोई भी लॉज चल रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनमें प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। और तीसरी चीज कि बेल एक बार अगर अलाउ कर दी गई है तो उस बेल को अलाउ करने से जल्दी उनको रिलीज कर देना चाहिए। जैसे आर्यन खान का केस के बारे में हमने देखा था कि बेल तो दे दी थी, है ना, बट वही चीजें लेट होने की वजह से फिर एक रात और जेल में बिताई उस बंदे ने, फिर उसके बाद में उसको जेल से छोड़ा गया। तो ये जो स्ट्रिंजेंट क्रिमिनल लॉज है ना, ये कोई अभी से लागू नहीं हो रहे हैं, ये 1975 इमरजेंसी के टाइम से लगातार चल रहे हैं, जब जो भी बड़े बड़े इंडिविजुअल, बड़े बड़े का मतलब है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बिजनेस हाउस है, उसके जो चेयरमैन थे, तो उन लोगों को भी जेल में डाला गया था कि भाई उन्होंने टाइम पे टैक्स पे नहीं किया था। बहुत सारी एक तरीके से ही काम ये था इन लॉज को इंप्लीमेंट करने का कि जी जनता में एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दे, जिससे कि लोग हैं वो टैक्स को टाइम पे जमा कराएं और उनके मन में डर बैठ जाए। पर इसका नुकसान ज्यादा हुआ फायदे की बजाय। अब आप पर्सुएशन पे जाओ तो ज्यादा ठीक है, कोवर्जन की बजाय। तो ऐसे में देखो, बैंक ऑफिशियल हो, कंपनी एग्जीक्यूटिव हो, सिविल सर्वेंट्स हो, इनको अगर आप कॉर्जिव मैनर में उठा करके जेल में डाल दोगे तो वो देखो मुश्किलें ही पैदा करेगा। इसका एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं कि जब 2G स्कैम सामने आया था तो 12 से ज्यादा, मतलब बहुत सारे 12 से ज्यादा सीनियर एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअल्स को जेल में डाल दिया गया था, और पता पड़ा कि उनको 12 महीने की जेल के बाद में फिर उनको फ्री कर दिया गया था। तो ये चीज जो है वो उन इंडिविजुअल का वो 12 महीने का टाइम है, ये तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी होती है, लोगों का टाइम खराब हो जाता है, 9-9 साल का टाइम खराब हो जाता है। अभी रिसेंटली नाम तो नहीं आ रहा मुझे याद, वो इरफान करके और 2-3 जनों का नाम था जिनका अरेस्ट हुआ था 2013 में, और अब जाके 2020-21 में उनको रिलीज किया गया। तो उनके स्टेटमेंट क्या थे, बोला हमारी जिंदगी के 9 साल खराब हो गए। अब वो 9 साल कौन देगा उनको, जब आपके पास में कोई एविडेंस ही नहीं थे। तो ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में तो जाता हुआ है ही ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अंडर ट्रायल्स हैं, उनको गिल्ट के तौर पे देखा जाता है, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ये तो चलो अच्छी बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 में 2020 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसका नाम है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, जिसमें ये था कि सीधा सा ये था, एक ग्रेटर इनिशिएटिव था जिसमें कि बहुत सारे प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। इससे क्या हुआ कि कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है कि अरेस्ट राज नहीं होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डिनेंस इशू कर देने चाहिए, लॉज को पारित करना चाहिए। अगर कोई बंदा गरीब है उसको आपने जेल में डाल दिया केवल शक के बेसिस पे, आपके पास में एविडेंसेस नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी बिता देगा, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं पर भी लीगल असिस्टेंस ले सके किसी की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लोगों के करियर ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है, और यही चीज़ इन केसेस में अप्लाई करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप जुडिशरी वाले पोर्शन से आप ऐड कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ किस आर्टिकल का कहाँ पर क्या एसोसिएशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।